नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत परिज्ञान क्लासेज के ऑनलाइन नेटवर्क पर। मैं डॉक्टर अभय सिंह राजपुरोहित और हम पढ़ रहे हैं मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान। पिछली कक्षा में मित्रों हमने बात की थी मनोविज्ञान की विधियां, वो कौन कौन से तरीके हैं, वो कौन कौन सी विधियां हैं जिनकी सहायता से एक शिक्षक अपने बालकों के, अपने छात्रों के व्यवहार का पता लगाता है, व्यवहारगत समस्याओं का पता लगाता है और उन समस्याओं को दूर करने के लिए निर्देशन और परामर्श देने का कार्य करता है। और यही कार्य एक मनोवैज्ञानिक और एक प्रयोगकर्ता भी करता है। पिछली कक्षा में हमने उन सामान्य विधियों को पढ़ा था, उसी क्रम में अपनी बात को आगे बढ़ाएं और आज हम पढ़ें मनोविज्ञान की नवीनतम विधियां, कुछ आधुनिक विधियां, अधिक प्रचलित विधियां। तो विधियों के दूसरे भाग को शुरू करें। प्रकरण हमारा वही है मनोविज्ञान की विधियां और शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं मैं आधुनिक विधियां या प्रचलित विधियां। मनोविज्ञान की आधुनिक विधियां। आधुनिक विधियों के क्रम में आइए कुछ महत्वपूर्ण विधियों के बारे में जानें। और आज सबसे पहले शुरुआत करते हैं जीवन इतिहास विधि से। मनोविज्ञान के इतिहास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण विधि जिसका नाम है जीवन इतिहास विधि। आप इसे हिंदी में और बहुत सारे नामों से पुकार सकते हैं। आप इसे व्यक्ति इतिहास विधि भी कह सकते हैं, व्यक्ति इतिहास विधि। आप इसे जीवन व्रत विधि भी कह सकते हैं, जीवन व्रत विधि। इसे व्यक्ति व्रत विधि भी कहा जा सकता है, जीवन व्रत या व्यक्ति व्रत। और इंग्लिश में आप इसे कहते हैं केस स्टडी मेथड या केस हिस्ट्री, केस स्टडी या केस हिस्ट्री। इस विधि को सामान्य बोलचाल की भाषा में नैदानिक विधि के नाम से भी जाना जाता है, नैदानिक विधि, क्योंकि इस विधि में व्यक्ति के बालकों की व्यवहारगत समस्याओं का पता लगाकर और उनका समाधान करने का प्रयास किया जाता है, तो नाम आ जाता है नैदानिक विधि। और जैसे ही हमारे सामने कोई भी शब्द आते हैं तो हम कहेंगे इसका जो जनक है, इसके जो प्रतिपादक है, वो है एक महान मनोवैज्ञानिक जर्मनी के टाइडमैन। तो इसके जनक या प्रतिपादक में किसका नाम आएगा? टाइडमैन। तो व्यक्ति इतिहास विधि, जीवन इतिहास विधि, व्यक्ति व्रत, जीवन व्रत, केस स्टडी, केस हिस्ट्री और नैदानिक, जनक है टाइडमैन। इस विधि में देखिए क्या होता है मित्रों, मनोवैज्ञानिक के द्वारा, शिक्षक के द्वारा अथवा प्रयोगकर्ता के द्वारा बालक की भूतकालीन जीवन की घटनाओं और वर्तमान व्यवहार का पता लगाया जाता है। तो भूतकालीन घटनाओं और वर्तमान व्यवहार के आधार पर उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति, मनोदशा, व्यवहारगत समस्याएं, इन सब चीजों का पता लगाया जाता है, उसका आकलन किया जाता है। इस विधि में बालक की 3 चीजों के बारे में अनुमान लगाया जाता है प्रयोगकर्ता के द्वारा। ये 3 चीजें क्या है तो जाने 3 चीजें। सर्वप्रथम तो मनोवैज्ञानिक बालक के बारे में सामान्य जानकारी या सामान्य परिचय प्राप्त करता है। सामान्य जानकारी से तात्पर्य कि व्यक्ति कौन है, उसका नाम, उसकी उम्र, लिंग, कहां रहता है, पारिवारिक स्थिति कैसी है, आर्थिक स्थिति कैसी है, परिवार में कितने लोग हैं, विवाहित है या अविवाहित है, कहां नौकरी करता है, किस फील्ड में नौकरी करता है, कहां कहां जॉब की है, कितनी जॉब बदली है। तो कुछ सामान्य सी जानकारियां, आप यूं भी कह सकते हैं व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारियां, उसकी पारिवारिक, उसकी सामाजिक और उसकी आर्थिक जानकारियां। ये एक आधार होता है सबसे पहले व्यक्ति को जानने का। और जैसे ही बालक की या व्यक्ति की सामान्य जानकारियां प्राप्त होती है, तत्पश्चात व्यक्ति की भूतकालीन घटनाएं, भूतकाल की घटनाएं या यूं भी कह सकते हैं कि गत इतिहास की जानकारी प्राप्त की जाती है। गत इतिहास से तात्पर्य कुछ व्यक्ति के जन्म लेने से लेकर बड़े होने तक उसके भूतकालीन जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं क्या घटी। इसका मतलब जब बालक का जन्म हुआ उस व्यक्ति का, जब वो छोटा था, उसके परिवार में क्या कोई महत्वपूर्ण घटना घटी, क्या परिवार में कोई आप कह सकते हैं बुरी या खतरनाक घटना घटी, माता पिता या परिवार के दूसरे लोगों के व्यवहार कैसे रहे, उस समय क्या आर्थिक स्थितियों में कोई बड़ा परिवर्तन आया, क्या कोई रोग चोट दुर्घटना हुई, मित्र बंधु कैसे थे, क्या व्यक्ति के साथ कोई असामान्य घटना या असामान्य व्यवहार हुआ, वो कौन मित्र है जो उसके संपर्क में आए, उसके शिक्षक, उसके परिवार, उसके माता पिता।
इन सारे के सारे लोगों के बारे में पूछताछ और सामान्य बातचीत और सामान्य जानकारी पता लगाई जाती है। और तत्पश्चात उस व्यक्ति की वर्तमान व्यवहार, और वर्तमान व्यवहार में क्या देखा जाता है? वर्तमान में यह देखा जाता है कि वर्तमान में उस व्यक्ति का, बालक का व्यवहार कैसा है, उसकी बुद्धि, उसकी योग्यता, उसकी रुचियां, उसकी क्षमता, उसकी मेंटल एबिलिटी कैसी है और वर्तमान में उसका व्यवहार कैसा है। इन तीनों चीजों के आधार पर व्यक्ति के व्यवहार का आकलन किया जाता है। व्यक्ति के व्यवहार में कोई समस्या है तो क्यों है कोई समस्या, इन चीजों का पता लगाया जाता है और तत्पश्चात उन सारी की सारी समस्याओं का निवारण सोचा जाता है। मित्रों, ये विधि बहुत महत्वपूर्ण है और मनोविज्ञान में अत्यधिक प्रचलित होने वाली विधि है ये जीवन इतिहास विधि। आप जानते हैं वो सारे व्यक्ति जो असामान्य व्यवहार प्रकट करते हैं, वो सारे के सारे व्यक्ति जो मनोरोगी है, वो व्यक्ति जो मानसिक समस्याओं से ग्रसित है, या वैसा कोई भी बालक जो अपराधी बालक है, ऐसा कोई भी बालक जो पलायनवादी है, तो ऐसा व्यवहार क्यों प्रकट कर रहे हैं, क्या कारण रहा है, ऐसे क्या घटनाएं घटी जिनकी वजह से इनका व्यवहार इस तरह से असामान्य हो गया है। तो ऐसे असामान्य व्यक्तियों, पागल व्यक्तियों, मानसिक रोगियों और अपराधी और खास करके बाल अपराधी बालकों के व्यवहार का पता लगाने के लिए इस जीवन इतिहास विधि का प्रयोग किया जाता है। मित्रों, ध्यान रखें, यहां से प्रश्न दो तरीकों से पूछे जाते हैं। या तो बिल्कुल सामान्य सा प्रश्न जो पूछा गया है कि जीवन इतिहास विधि क्या है या इसका जनक कौन है, अथवा यहां पर कंडीशनल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं एक परिस्थिति देकर के। जैसा कि रीट में एक सवाल आया था कि एक बालक आपकी कक्षा से पलायन कर लेता है, आपकी कक्षा से भाग जाता है, होमवर्क नहीं करता है और लड़ाई झगड़े करता है। एक शिक्षक होने के नाते क्या करेंगे? क्या उसे क्लास से निकाल देंगे? क्या एचएम से उसकी शिकायत करेंगे? क्या उसके घर वालों को बुलाएंगे या केस स्टडी करके व्यवहार का पता लगाएंगे? तो इस तरह से कंडीशनल प्रश्न भी, परिस्थिति वाले प्रश्न भी बनते हैं, ध्यान रखें। तो ये विधि बहुत ज्यादा प्रयुक्त होने वाली विधि है, खास करके मानसिक रोगी, मनोरोगी, असामान्य व्यवहार प्रकट करने वाले बालक, पलायनवादी बालक, अपराधी बालक, ऐसे सारे बालकों के व्यवहार का अध्ययन करना, इन असामान्य व्यवहारों के कारणों का पता लगाना और तत्पश्चात शिक्षक उनका समाधान करने का प्रयास करता है। इस विधि को आप कहेंगे जीवन इतिहास विधि या व्यक्ति इतिहास विधि, और इस विधि के जनक है टाइडमैन। तो बड़ी महत्वपूर्ण विधि है, ध्यान रखना है मित्रों, खास करके मनोविज्ञान के जगत में यह विधि बहुत ज्यादा प्रयुक्त होने वाली विधि है। इसी क्रम में अगली महत्वपूर्ण विधि की बात करें, दूसरी महत्वपूर्ण विधि बनती है जिसे हम कहते हैं तुलनात्मक विधि। हिंदी में आप इसे विभेदात्मक विधि भी कह सकते हैं। तुलनात्मक विधि, विभेदात्मक विधि या सहसंबंध विधि, डिस्क्रिमिनेशन मेथड, डिस्क्रिमिनेशन या सहसंबंध विधि। और इस विधि के जो जनक माने जाते हैं वो है गाल्टन। अब देखिए होता क्या इस विधि में, नाम से ही जाहिर है तुलना या विभेद। इसका मतलब यहां पर किन्हीं दो बालकों या शब्द हम ये भी बोल सकते हैं दो व्यक्तियों या कोई दो समूहों, ये समूह कोई भी हो सकते हैं, दो भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्ति, दो भिन्न भिन्न संस्कृतियों वाले व्यक्ति, भारतीय व्यक्ति, अमेरिकी संस्कृति वाला व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति या अनपढ़ व्यक्ति। तो इस तरह से किसी भी प्रकार से कोई दो बालक या कोई दो व्यक्ति समूह होते हैं और उन दोनों बालकों या व्यक्ति समूहों की पारस्परिक तुलना करके इनके गुण, दोष, व्यवहार, इन सब की जाती है पारस्परिक तुलना। और इस प्रकार दो व्यक्ति समूहों या दो व्यक्तियों के व्यवहारों की, गुण और दोषों की या समान गुणों की पारस्परिक तुलना करके उन व्यक्ति और उन व्यक्ति समूहों के बारे में कोई एक निश्चित निष्कर्ष निरूपित किया जाता है। इस विधि को हम कहेंगे तुलनात्मक विधि, विभेदात्मक विधि या सहसंबंध विधि। तो जनक है इसका गाल्टन। और क्या होता है, तो आपका जवाब होगा कि इस विधि में कोई दो व्यक्तियों अथवा दो व्यक्ति समूहों के गुणों, दोषों और समान प्रकार के व्यवहारों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है और इस प्रकार तुलनात्मक अध्ययन करके उनके व्यवहार के संबंध में कोई निश्चित मत या निष्कर्ष निरूपित किया जाता है। तो विधि तुलनात्मक विधि और जनक है इसका गाल्टन।
आइए तीसरी विधि के बारे में जानें। अगली विधि जिसे हम नाम देंगे कालानुक्रम विधि। कालानुक्रम विधि भिन्न भिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में विधि पूछी जा चुकी है। कालानुक्रम विधि, लॉन्गिट्यूडिनल मेथड, और इसे हिंदी में आप ये भी नाम दे सकते हो समय अवधि शेष विधि। बड़ी महत्वपूर्ण विधि है मित्रों ये भी, समय अवधि शेष विधि या कालानुक्रम विधि। देखिए इस विधि में क्या होता है, इस विधि में कोई दो समान व्यक्तियों, देखो शब्दों पे ध्यान देना है, कोई दो समान व्यक्तियों, या मैं यूं भी कह सकता हूं कि दो समान व्यक्ति समूहों के व्यवहार का अध्ययन हो रहा है। समान व्यक्ति या समान व्यक्ति समूह, इसका मतलब जब भी इस विधि का प्रयोग किया जाएगा, कालानुक्रम विधि का, तो इसका प्रयोग दो समान स्तर के बालकों या दो समान स्तर के व्यक्ति समूहों पे किया जाता है। अब समान स्तर से मेरा अभिप्राय क्या? समान स्तर से मेरा अभिप्राय है कि ऐसे व्यक्ति जिनके व्यवहार का अध्ययन किया जा रहा है वह आयु में समान है, अथवा आप यूं भी कह सकते हैं कि उनका बौद्धिक स्तर एक समान है, समान बुद्धि लब्धि स्तर के बालक है, आयु स्तर दोनों का एक समान है, या आप यूं भी कह सकते हैं कि दोनों जुड़वा बालक है। तो इस प्रकार से आप देखिए दो समान व्यक्ति और दो समान व्यक्ति समूह, इनका अध्ययन किया जाता है। पर कैसे किया जाता है? इनका अध्ययन किया जाता है भिन्न भिन्न वातावरण में, इनका अध्ययन किया जाता है भिन्न भिन्न परिस्थितियों में। इसका मतलब समान स्तर के बालकों, समान स्तर के व्यक्तियों को भिन्न भिन्न वातावरण प्रदान किया जाता है। इनको अलग अलग समय में अलग अलग वातावरण प्रदान किया जाएगा, और इस प्रकार भिन्न भिन्न वातावरण और भिन्न भिन्न परिस्थितियां प्रदान करके उनके व्यवहार में क्या परिवर्तन आ रहा है उनका अध्ययन किया जाता है, और इस आधार पर उन बालकों के व्यवहार के बारे में जानकारी या निष्कर्ष निरूपित किया जाता है। ध्यान रखना है मित्रों, इसे समय अवधि शेष विधि इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो समय है इस विधि का, इस विधि की जो अवधि है वो अत्यंत अधिक है। ये विधि बहुत लंबे समय तक प्रयुक्त होने वाली विधि है, क्योंकि लगातार अलग अलग परिस्थितियों में इस विधि का प्रयोग किया जाता है। और ध्यान रखें कभी कभी तो विधि जीवन भर के लिए भी प्रयुक्त हो जाती है। आगामी कक्षा में जब हम पढ़ेंगे बालक के विकास पर वातावरण का प्रभाव, बालक के विकास पर वंशानुक्रम का प्रभाव, और खास करके जुड़वा बालकों के वातावरण और वंशानुक्रम संबंधी जो अध्ययन किए गए वो अध्ययन लंबी अवधि तक चले, कई कई साल लंबे चले, और कुछ वंशावलियों के अध्ययन तो जीवन भर भी किए गए। तो इस प्रकार ध्यान रखें यह विधि सर्वाधिक दीर्घ काल तक प्रयुक्त होने वाली विधि है। परीक्षा में सवाल पूछा जा चुका है कि वह विधि जिसकी अवधि सर्वाधिक है, जो सर्वाधिक दीर्घ काल तक प्रयुक्त होने वाली विधि है, तो जवाब क्या होगा? आप कहेंगे कालानुक्रम विधि है, समय अवधि शेष विधि है। क्या होता है? शब्दों पे वापस ध्यान देना है। व्यक्ति समूह या व्यक्ति एक समान है, यानी दो समान व्यक्तियों या समान व्यक्ति समूहों का अध्ययन किया जाता है। परंतु कैसे किया जाएगा? तो वातावरण या परिस्थितियां कैसी होगी? भिन्न भिन्न, यानी समान स्तर के बालकों को भिन्न भिन्न परिस्थितियां, भिन्न भिन्न वातावरण प्रदान किया जाता है, और फिर उनके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इसकी अवधि बहुत ज्यादा है और कभी कभी तो ये जीवन भर तक चलती रहती है, इसलिए इस विधि को आपने नाम क्या दिया? समय अवधि शेष विधि। और खास करके जब हम वंशावलियों का अध्ययन करते हैं, जब हम जुड़वा बालकों का अध्ययन करते हैं, जब हम वंशानुक्रम और वातावरण का अध्ययन करते हैं, तो मनोविज्ञान में कौन सी विधि का प्रयोग होगा? जवाब होगा कालानुक्रम विधि, लॉन्गिट्यूडिनल मेथड्स। बड़ी महत्वपूर्ण विधि है, ध्यान रखना है मित्रों। इसकी ठीक विपरीत जो विधि है उस अगली विधि की बात करें। अगली विधि का नाम है अनुप्रस्थ काट विधि। अनुप्रस्थ काट विधि, इंग्लिश में आप इसे कहोगे क्रॉस सेक्शनल मेथड, क्रॉस सेक्शनल मेथड या अनुप्रस्थ काट विधि। और आप ये कहोगे कि ये कालानुक्रम विधि जो अभी हमने पढ़ा था उस कालानुक्रम विधि की बिल्कुल विपरीत विधि है। अभी आपने पढ़ा है कालानुक्रम विधि, क्या था कालानुक्रम विधि में? तो आप कहोगे कि कालानुक्रम विधि में व्यक्ति या व्यक्ति समूह समान थे, तो अनुप्रस्थ काट विधि में क्या होगा? व्यक्ति या व्यक्ति समूह असमान होंगे, भिन्न भिन्न व्यक्ति समूह होंगे। और भिन्न भिन्न व्यक्ति समूह से मेरा अभिप्राय है कि आप ऐसे दो बालकों का अध्ययन कर रहे हो, एक बालक आयु में कम है, एक बालक आयु में ज्यादा है।
या आप ऐसे दो व्यक्तियों का अध्ययन कर रहे हो जिसमें एक शिक्षित है, एक अशिक्षित है। आप दो ऐसे व्यक्तियों का अध्ययन कर रहे हो जिसमें एक भारतीय संस्कृति का व्यक्ति है, एक पाश्चात्य संस्कृति का व्यक्ति है। इसका मतलब व्यक्ति समूह भिन्न भिन्न है, असमान है, और इन असमान व्यक्तियों और असमान व्यक्ति समूहों को समान वातावरण प्रदान किया जाता है। ध्यान रखना है, वातावरण समान है, परिस्थितियां दोनों को समान दी जाती है, और अल्पकाल तक इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इसकी अवधि कैसी है? अल्पकाल है। इसलिए हम कहते हैं कि कालानुक्रम विधि और अनुप्रस्थ काट विधि दोनों आपस में विरोधी विधियां हैं। तो वापस से जानिए, अनुप्रस्थ काट विधि क्या लिखा? असमान व्यक्तियों या असमान व्यक्ति समूहों को कैसा वातावरण प्रदान किया जाएगा? एक समान वातावरण, एक समान परिस्थितियां प्रदान की जाती है, और अल्पकाल तक व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो ये दोनों परस्पर विरोधी विधियां हैं। वापस सुने, कालानुक्रम विधि, इसमें आपको कि व्यक्ति और व्यक्ति समूह एक समान है, जबकि अनुप्रस्थ काट विधि व्यक्ति और व्यक्ति समूह भिन्न भिन्न है। कालानुक्रम विधि, इसमें जो आप बालक को वातावरण प्रदान करते हो वो वातावरण असमान होता है, असमान या भिन्न भिन्न वातावरण होते हैं, और यहां पर बालकों को कैसा वातावरण प्रदान किया जाता है? समान वातावरण प्रदान किया जाता है। और अगला अंतर आपने क्या दिखा? अनुप्रस्थ काट विधि, कालानुक्रम विधि दीर्घ काल तक प्रयुक्त होने वाली विधि है, और अनुप्रस्थ काट विधि अल्पकाल हेतु प्रयुक्त होने वाली विधि है। तो अल्पकाल में भिन्न भिन्न व्यक्ति समूहों को एक समान वातावरण प्रदान करके जब बालक के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है तो ऐसी विधि को आप क्या कहेंगे? अनुप्रस्थ काट विधि। तो कालानुक्रम विधि, अनुप्रस्थ काट विधि, क्रॉस सेक्शनल मेथड्स दोनों परस्पर भिन्न भिन्न है, एक दूसरे की विरोधी है। अगली विधि की बात करें, अगली विधि को आप कहेंगे अनुक्रमिक डिजाइन विधि। अनुक्रमिक डिजाइन विधि, इंग्लिश में इसे कहते हैं सीक्वेंशनल डिजाइन मेथड, सीक्वेंशनल डिजाइन मेथड या अनुक्रमिक डिजाइन विधि। इस विधि में क्या होगा? यह विधि दो विधियों का मिश्रण है, और दो विधियां कौन सी? अभी अभी आपने पढ़ा है कालानुक्रम विधि, और दूसरी विधि जो आपने पढ़ी अनुप्रस्थ काट विधि, अनुप्रस्थ काट। अब देखिए होता क्या है, जब आप कालानुक्रम और अनुप्रस्थ दोनों को जोड़ लें, अर्थात जब आप किसी भी व्यक्ति या व्यक्ति समूह का अध्ययन दोनों ही प्रकारों से कर रहे हो, समान वातावरण प्रदान करके भी और असमान वातावरण प्रदान करके भी, दीर्घ काल तक भी और अल्पकाल तक भी। इसका मतलब जब हम कालानुक्रम विधि को और अनुप्रस्थ काट विधि को जोड़ लें तो कौन सी विधि बन जाएगी? विधि बन जाती है अनुक्रमिक डिजाइन विधि। तो आप ये कहेंगे कि अनुक्रमिक डिजाइन विधि एक प्रकार से अनुप्रस्थ काट विधि और कालानुक्रम विधि दोनों का मिश्रण है। अर्थात इस विधि में समान वातावरण और असमान वातावरण दोनों ही प्रदान किए जा सकते हैं। इस विधि में व्यक्ति या व्यक्ति समूह भिन्न भी हो सकते हैं, व्यक्ति या व्यक्ति समूह असमान भी हो सकते हैं। तो जब दोनों ही विधियों का प्रयोग किया जाए तो विधि बन जाती है अनुक्रमिक डिजाइन विधि, और इसको आप इंग्लिश में कहते हैं सीक्वेंशनल डिजाइन मेथड्स। चलिए बात करें इसी क्रम में अगली विधि की। मनोविज्ञान में अगली महत्वपूर्ण विधि जिसे आप कहेंगे रैंकिंग मेथड, हिंदी में नाम है कोटिक्रम विधि। कोटिक्रम विधि, अन्य नामों में आप इसको कहेंगे रेटिंग स्केल विधि, रेटिंग स्केल, या आप इसको यूं भी कह सकते हैं ग्रेडिंग निर्धारणी विधि। रेटिंग स्केल या ग्रेडिंग निर्धारणी विधि या कोटिक्रम विधि। और इस विधि के जो जनक माने जाते हैं वो है फ्रैक्नर, और इस विधि को गाल्टन ने भी लोकप्रिय बनाने का काम किया। तो जनक फ्रैक्नर और लोकप्रिय बनाने का काम करने गाल्टन। विधि का नाम है कोटिक्रम विधि या रेटिंग विधि या रेटिंग स्केल ग्रेडिंग निर्धारणी विधि।
अब देखिए इस विधि में क्या होता है, इस विधि में जब भी किसी बालक का या जब भी किसी बालकों के समूह का अध्ययन किया जाता है तो ऐसे बालकों का अध्ययन एक निश्चित वर्ग मापनी के अंतर्गत किया जाता है। निश्चित वर्ग मापनी से अभिप्राय है कि किसी एक निश्चित शेड्यूल में, किसी एक निश्चित परफॉर्मेंस में, किसी एक निश्चित प्रारूप में इन बालकों का अध्ययन किया जाता है। तो जब कभी एक निश्चित प्रारूप में किसी बालक या बालक समूह का अध्ययन किया जाए, निश्चित वर्ग मापनी के तहत बालक के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है और इस निश्चित वर्ग मापनी के तहत बालक के गुणों का अध्ययन करके उसको अंक प्रदान किए जाते हैं। तो इस प्रकार आप कहोगे कि किसी एक बालक या बालक समूह का व्यवहार का अध्ययन एक निश्चित वर्ग मापनी, एक निश्चित प्रारूप के अंतर्गत किया जाता है और इस आधार पर बालकों के व्यवहार पर निष्कर्ष निरूपित किए जाते हैं। ये जो कोटिक्रम या रेटिंग स्केल विधि है, इस विधि का प्रयोग 3 तरीकों से किया जा सकता है। यानी इस विधि के कितने प्रकार है? इस विधि के 3 प्रकार है। आइए देखें 3 प्रकार कौन कौन से। तो मैं बात कर रहा हूं कोटिक्रम, रेटिंग स्केल, ग्रेडिंग निर्धारण विधि। कितने प्रकार? 3 प्रकार। जनक कौन? जनक है फ्रेक्नर। अन्य समर्थक विचारक कौन? अन्य समर्थक है गाल्टन। कितने प्रकार? 3 प्रकार। बात करें 3 प्रकार कौन कौन से। जो सबसे पहला प्रकार है उसको आप कहेंगे आंकिक रेटिंग विधि। आंकिक रेटिंग विधि, इंग्लिश में आप इसे कहेंगे न्यूमेरिकल रेटिंग। आंकिक रेटिंग पहला प्रकार। अब देखिए आंकिक रेटिंग में क्या होता है, इस विधि में जब भी आप किसी भी बालक के व्यवहार का अध्ययन कर रहे हो, देखिए एक शिक्षक, एक मनोवैज्ञानिक होने के नाते जब आप किसी बालक के व्यवहार का अध्ययन कर रहे हो तो आपके लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है प्रेक्षक। तो अगर कभी इस तरह का शब्द आ जाए प्रेक्षक, प्रेक्षक कौन? तो प्रेक्षक से हमारा तात्पर्य है शिक्षक या मनोवैज्ञानिक। अब देखिए होता है क्या प्रेक्षक जब भी किसी बालक के व्यवहार का अध्ययन करता है तो किसी एक निश्चित गुण के आधार पर करता है और निश्चित गुण को मत प्रकट करेगा और मत प्रकट करके उस मत के आधार पर उस बालक को अंक प्रदान करता है। यानी बालक के निश्चित गुण के आधार पर एक निश्चित निष्कर्ष निकलता है और उस आधार पर उसको अंक दिए जाते हैं। जैसे एक छोटे से उदाहरण से बताऊं, मान लीजिए एक शिक्षक किसी एक बालक के व्यवहार का अध्ययन कर रहा है। मान लीजिए बालक का नाम है श्याम। अब एक निश्चित गुण के आधार पर व्यवहार का अध्ययन हो रहा है। निश्चित गुण क्या है कि श्याम नियमित रूप से विद्यालय में आता है। अब देखिए कथन क्या निकला कि श्याम नियमित रूप से विद्यालय आता है, यानी पढ़ाकू है। अब जब शिक्षक इस श्याम के इस व्यवहार का अध्ययन कर रहा है कि क्या वो नियमित विद्यालय आता है, तो 3 तरह के निष्कर्ष निकलते हैं। पहला निष्कर्ष तो क्या निकलता है कि सहमत। सहमत का मतलब हाँ, वाकई में श्याम नियमित रूप से विद्यालय आता है, बड़ा पढ़ाकू है, रेगुलर है। दूसरा निकलता है असहमत, यानी नहीं, श्याम रेगुलर नहीं आता है, नियमित नहीं है। या तीसरा है तटस्थ। तटस्थ का मतलब कह नहीं सकते, कभी नियमित आ जाता है, कभी नियमित नहीं आता है। अब अध्यापक श्याम के उस गुण का अध्ययन कर रहा है कि क्या वो नियमित रूप से विद्यालय आ रहा है क्या, और 3 मत प्रकट होते हैं, सहमत, असहमत और तटस्थ। अगर सहमत तो अधिक अंक दिए जाएंगे, असहमत तो कम अंक दिए जाएंगे और तटस्थ का मतलब है मध्यम अंक प्रदान किए जाते हैं। और इस प्रकार हर एक गुण को, हर एक व्यवहार को अंक प्रदान कर दिए जाते हैं और फिर उस बालक के व्यवहार और गुणों का अध्ययन किया जाता है। तो वापस से सुने, पहली विधि जो आपने पढ़ी है कालानुक्रम का प्रकार, उसको आपने नाम पढ़ा है आंकिक रेटिंग विधि, न्यूमेरिकल रेटिंग। और इसमें क्या होगा, बालक के किसी निश्चित गुण को निश्चित मत प्रकट करके अंक प्रदान किए जाते हैं और सामान्यतः यहाँ पर 3 प्रकार के मत प्रकट होते हैं। ये 3 प्रकार के मत कौन से? सहमत, असहमत और तटस्थ। इसके आधार पर बालक को अंक प्रदान कर दिए जाते हैं। तो विधि का नाम क्या बना? आंकिक रेटिंग विधि। इसी विधि का जो दूसरा प्रकार है, नंबर बी, उसे आप कहेंगे आकृतिक रेटिंग विधि। आकृतिक रेटिंग, ग्राफिकल रेटिंग मेथड। आकृतिक रेटिंग या ग्राफिकल। अब ग्राफिकल में क्या होगा, जो भी प्रेक्षक है यानी जो शिक्षक है, प्रेक्षक या जो शिक्षक है जब भी बालक के व्यवहार का अध्ययन करेगा तो बालक के व्यवहार का अध्ययन करते समय किसी एक निश्चित गुण की व्याख्या की जाती है।
यानी बालक के किसी एक निश्चित गुण की व्याख्या की जाती है, किसी एक निश्चित गुण का वर्णनात्मक अध्ययन किया जाता है और इस प्रकार व्याख्या और वर्णन करके बालक के संबंध में कोई निष्कर्ष निरूपित किया जाता है। जैसे मैं आपको उदाहरण से बताऊं, फिर वही नाम लेता हूं श्याम। मान लीजिए अध्यापक श्याम के व्यवहार का अध्ययन करता है। अब एक श्याम के बारे में एक कथन चलता है कि श्याम कक्षा में बोलता है, कक्षा में बातचीत करता है या बोलता है। अब जब कक्षा में बोलता है के संबंध में अध्ययन करोगे तो बहुत सारे निष्कर्ष निकलेंगे। क्या निष्कर्ष निकलते हैं कि नंबर 1, श्याम कक्षा में बहुत अधिक बोलता है, बहुत वाचाल है, बातूनी है, या यदा कदा बोलता है। दूसरा मत यह भी निकल सकता है, या केवल किसी के बातचीत करने पर ही बोलेगा, यानी अगर आप उससे बातचीत करोगे तो वो बोलेगा, चलाकर वो बात नहीं करेगा, या वो बिल्कुल भी बात नहीं करता है। अब देखिए, आप श्याम के एक व्यवहार का अध्ययन करते हो कि क्या वो कक्षा में बातचीत करता है, और इतने सारे अलग अलग निष्कर्ष निकल रहे हैं। अब शिक्षक इन सारे के सारे निष्कर्षों के आधार पर श्याम के उस गुण का अध्ययन कर रहा है। इसका मतलब इस विधि में, आकृतिक रेटिंग विधि में, शिक्षक क्या करेगा, बालक के गुणों का व्याख्यात्मक और वर्णनात्मक अध्ययन करके और फिर उसके बारे में कोई मत या कोई निष्कर्ष निरूपित करता है। तो ये दूसरा प्रकार बना, आकृतिक रेटिंग, ग्राफिकल रेटिंग। इसी का जो तीसरा प्रकार है, तीसरे प्रकार को आप कहोगे बाधित चयन विधि। बाधित चयन विधि। अब देखिए, बाधित चयन विधि में क्या होगा, यह तीसरा प्रकार है। और बाधित चयन विधि में किसी भी बालक के, एक बालक के भिन्न भिन्न गुणों को आपस में मिला लिया जाता है और भिन्न भिन्न गुणों को आपस में मिलाकर उस बालक या व्यक्ति के बारे में निष्कर्ष निरूपित किया जाता है। जैसे मैं उदाहरण से बताऊं, मान लीजिए आप नरेंद्र मोदी के व्यवहार का अध्ययन करना चाहते हो, तो देखिए नरेंद्र मोदी के व्यवहार और उसके गुणों के संबंध में भिन्न भिन्न गुण आपके समक्ष आते हैं। नरेंद्र मोदी के बारे में क्या क्या कथन आपके सामने आए, तो कुछ लोग कहेंगे कि नरेंद्र मोदी एक कुशल नेतृत्व करता है, कुछ लोग कहेंगे कि नरेंद्र मोदी एक बेहतरीन प्रधानमंत्री है, कुछ लोग कहेंगे कि नरेंद्र मोदी एक कुशल वक्ता है। नरेंद्र मोदी का एक गुण यह भी सामने है कि नरेंद्र मोदी बेहद नियमित है, अपने जीवन में बेहद अनुशासित है। अब देखिए, व्यक्ति एक और गुण अनेक, वो अनुशासित है, वो नियमित है, कुशल वक्ता है, वो बेहतरीन प्रधानमंत्री है, वो कुशल नेतृत्व करता है, या उनकी बौद्धिक क्षमता बहुत अधिक है, तो बौद्धिक क्षमता की अधिकता है। अब आप देखिए, व्यक्ति एक और व्यक्ति के भिन्न भिन्न प्रकार के गुण। अब आपने भिन्न भिन्न प्रकार के गुणों को मिलाया और इनको मिला करके आप उस व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन कर रहे हो। इस विधि को हम कहेंगे बाधित चयन विधि। एक बार वापस से जान लें, हम पढ़ रहे हैं कोटिक्रम विधि या ग्रेडिंग निर्धारणी विधि। इसके आपने 3 प्रकार पढ़े। पहला प्रकार आपने पढ़ा था आंकिक रेटिंग, दूसरा प्रकार आपने पढ़ा था आकृतिक रेटिंग, और तीसरा प्रकार आपने पढ़ा है बाधित चयन विधि। इस प्रकार इन 3 विधियों की सहायता से हम बालक के व्यवहार, उसके गुण आदि का अध्ययन करते हैं। बड़ी महत्वपूर्ण विधि है। अगली विधि की बात करें, अगली विधि है कोटि विधि। कोटि विधि या आप इसे रैंकिंग विधि भी कह सकते हैं, कोटि या रैंकिंग विधि। कोटि विधि में क्या होगा, इस विधि में बालक के जो आत्मनिष्ठ शील गुण है उनके आधार पर उसके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया है, आत्मनिष्ठ शील गुण। आप इनको विशेषक गुण भी कह सकते हो, और इंग्लिश में इन विशेषक गुणों को कहते हैं ट्रेंट। ट्रेंट यानी बालक के आंतरिक गुण, बालक के अच्छे गुण। बालक के अच्छे गुण कौन से, तो आपको दया, ईमानदारी, करुणा, सहयोग, नेतृत्व क्षमता, सामाजिकता, ईमानदारी, ये जो बालक के जितने भी अंदरूनी शील गुण हैं, इन अंदरूनी शील गुणों को अंक प्रदान कर दिए जाते हैं। और इस प्रकार अंक प्रदान करके उस बालक को एक श्रेणी प्रदान कर दी जाती है, एक लिस्ट बना दी जाती है। तो जब बालक के शील गुणों के आधार पर अंक प्रदान करके उस आधार पर एक लिस्ट बन जाती है, और जिस बालक के अंक ज्यादा, लिस्ट में ऊपर नाम, तो आपको उस बालक का व्यवहार अच्छा,
और जिस बालक का लिस्ट में सबसे नीचे नाम यानी कम अंक, उसका व्यवहार अपेक्षाकृत कमजोर या खराब। तो इस प्रकार बालक के अंदरूनी आंतरिक शील गुणों के आधार पर, अच्छे गुणों के आधार पर बालक को अंक प्रदान करके उसे श्रेणीकृत कर दिया जाता है, लिस्टिंग कर दिया जाता है। इस विधि को हम कहते हैं कोटि विधि या रैंकिंग विधि। इसी विधि में अगली विधि, उस विधि को आप कहोगे मनोदैहिक विधि, या आप इसे मनोभौतिक विधि भी कह सकते हो। मनोदैहिक विधि या मनोभौतिकी विधि, इंग्लिश में आप इसे कहेंगे साइकोफिजिकल मेथड, मनोदैहिक या मनोभौतिकी विधि। अब देखिए इस विधि में क्या होगा। इस विधि में बालक को शिक्षक के द्वारा उद्दीपन प्रदान किए जाते हैं और उद्दीपन के आधार पर बालक जो अनुक्रिया करता है उनकी पारस्परिक तुलना करके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इसका मतलब देखो, शिक्षक के द्वारा बालक को क्या होगा, उद्दीपन प्रदान किया जाएगा, और जब आप बालक को उद्दीपन प्रदान करोगे तो बालक उसके प्रति क्या करेगा, कोई अनुक्रिया या प्रतिक्रिया करेगा। तो इस प्रकार उद्दीपन और अनुक्रिया दोनों का पारस्परिक तुलना करके, पारस्परिक अध्ययन करके बालक के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो जब भी शब्द आ जाए मनोदैहिक या मनोभौतिकी, इन दो शब्दों को ध्यान रखना है। उद्दीपन और अनुक्रियाओं की पारस्परिक तुलना से बालक के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। और इस मनोदैहिक विधि के भी ध्यान रखें, 3 प्रकार है। मनोदैहिक विधि को भी 3 प्रकार से प्रयुक्त किया जाता है। कैसे? तो देखिए, इसका जो पहला प्रकार है उसका नाम है औसत त्रुटि विधि, एवरेज एरर मेथड या औसत त्रुटि विधि। औसत त्रुटि विधि में क्या होता है, बालक को एक साथ 2 उद्दीपन प्रदान किए जाते हैं। ध्यान रखना है, बालक को एक साथ 2 उद्दीपन प्रदान किए जाएंगे। अब बालक इन दोनों ही उद्दीपनों के प्रति कैसी प्रतिक्रिया प्रकट कर रहा है, कैसी अनुक्रियाएं प्रकट कर रहा है, उसका मापन किया जाता है। यानी बालक के समक्ष एक साथ 2 उद्दीपन प्रदान करो और इन दोनों ही उद्दीपनों के प्रति बालक कैसी अनुक्रियाएं प्रकट कर रहा है, उनका पारस्परिक अध्ययन करो। इस आधार पर निष्कर्ष निकाल दो कि बालक का व्यवहार कैसा है। तो ध्यान रखें, उद्दीपन 2 और बालक द्वारा प्रकट की गई अनुक्रियाओं के आधार पर जब व्यवहार का अध्ययन हो, तो ऐसी विधि को हम क्या नाम देंगे, औसत त्रुटि विधि। अब जाने इसका दूसरा प्रकार, मनोदैहिक विधि का जो दूसरा प्रकार है उस विधि को हम कहते हैं सीमा विधि, मेथड्स ऑफ लिमिट। सीमा विधि में देखिए क्या होता है कि बालक को जब भी कोई उद्दीपन प्रदान किया जाता है तो उस उद्दीपन को आरोही और अवरोही क्रम में प्रस्तुत किया जाता है। आरोही और अवरोही क्रम में, यानी बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में। सर्वप्रथम तो बालक को जब भी आप उद्दीपन दोगे तो आरोही क्रम में, यानी उद्दीपन की मात्रा, उद्दीपन की सीमा बढ़ाते हुए ऊपर ऊपर और अधिक और अधिक और अधिक धीरे धीरे बढ़ते हुए क्रम में बालक को उद्दीपन देते हैं और ये देखते हैं कि बालक कैसी अनुक्रिया कर रहा है, व्यवहार में कितना परिवर्तन आ रहा है। जब एक बार आपने बालक को उच्चतम उद्दीपन प्रदान कर दिया, अब आप पुनः उद्दीपन की मात्रा को घटाते 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 निम्न स्तर का उद्दीपन प्रदान करोगे, यानी उद्दीपन को पुनः अवरोही क्रम में प्रस्तुत कर दोगे। इस प्रकार एक ही उद्दीपन को आपने आरोही क्रम में प्रस्तुत किया, उसी को ही आपने अवरोही क्रम में प्रस्तुत किया और अब यह देखा कि बालक की अनुक्रियाओं में क्या परिवर्तन आया, बालक के व्यवहार में कितना परिवर्तन आया। तो इस प्रकार आरोही और अवरोही क्रम में उद्दीपनों को प्रस्तुत करके बालक द्वारा प्रकट की गई अनुक्रियाओं का अध्ययन करना, इसको आप कहेंगे सीमा विधि। यह है इसका दूसरा प्रकार। और इसका जो तीसरा प्रकार है उसको कहते हैं सतत उद्दीपन विधि, कांस्टेंट स्टिमुलस, यानी मेथड ऑफ कांस्टेंट स्टिमुलस। इसमें क्या होता है कि बालक को उद्दीपन आरोही और अवरोही क्रम में नहीं प्रस्तुत किए जाते हैं, अपितु उद्दीपनों को एक साथ अनियमित रूप से प्रस्तुत किया जाता है। तो एक साथ उद्दीपनों को अनियमित रूप से, यानी उद्दीपनों को अदल बदल करके बालक के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और फिर देखते हैं कि बालक के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया। तो इस प्रकार की विधि को कहेंगे सतत उद्दीपन विधि।
तो मित्रों, हम बात कर रहे हैं मनोदैहिक या मनोभौतिकी विधि, और इसके 3 प्रकार है। पहला प्रकार आपने लिखा है औसत त्रुटि विधि, दूसरा प्रकार आपने लिखा है सीमा विधि, और तीसरा प्रकार आपने लिखा है सतत उद्दीपन विधि। मनोविज्ञान में यह भी बड़ी आधुनिक विधि है, बड़ी प्रचलित विधि है। विधियों के इसी क्रम में अंतिम विधि की बात करें, जिसका नाम है प्रक्षेपी विधि या प्रक्षेपण विधि, प्रोजेक्शन मेथड। प्रक्षेपी विधि या प्रक्षेपण। प्रक्षेपी विधि में देखिए क्या होता है, कभी भी बालक के व्यवहार का सीधा अध्ययन नहीं किया जाता है, क्योंकि यह विधि कहती है कि जब भी आप बालक के बाह्य व्यवहार का अध्ययन कर रहे हो तो उसमें तो कृत्रिमता और बनावटीपन है। तो जब भी आप बालक के व्यवहार का अध्ययन करें, उसके आंतरिक व्यवहार का अध्ययन करें, उसके अचेतन मस्तिष्क के व्यवहार का अध्ययन करें, यानी अंदरूनी व्यवहार का अध्ययन करें। और जब भी किसी भी बालक के आंतरिक और अचेतन व्यवहार का अध्ययन किया जाए तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, बालक के समक्ष एक कृत्रिम वातावरण देना होगा। आपको बालक के समक्ष कोई उत्तेजक परिस्थितियां रखनी होगी। तो जैसे आप बालक के समक्ष कोई कृत्रिम वातावरण देते हो, जैसे आप बालक के समक्ष कोई उत्तेजक परिस्थितियां रखते हो, तो बालक का चेतन मस्तिष्क निष्क्रिय हो जाता है और अचेतन मस्तिष्क की सारी बातें बाहर आ जाती है, उसका वास्तविक व्यवहार प्रकट हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं प्रक्षेपी विधियां। और इन प्रक्षेपी विधियों के तहत बहुत सारी विधियां प्रचलित है, जिसमें प्रसंगात्मक बोध परीक्षण यानी टीएटी, बाल प्रसंगात्मक बोध परीक्षण यानी सीएटी, रॉर्शा का इंक ब्लॉट टेस्ट, रोजेनविक का तस्वीर कुंठा परीक्षण, इसी तरह से कैटल का 16 पीएफ टेस्ट, बहुत सारे दुनिया भर के टेस्ट प्रचलित है। पर अभी हम उन परीक्षणों के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि आगामी यूनिट्स में जब हम बुद्धि पढ़ेंगे, व्यक्तित्व पढ़ेंगे, समायोजन पढ़ेंगे, तब हम बहुत सारी प्रक्षेपी और इन प्रक्षेपण विधियों को पढ़ेंगे। इसलिए यहां इस बात को यहीं समाप्त कर रहा हूं। फिलहाल संक्षेप में यह जान लें कि प्रक्षेपी या प्रक्षेपण विधि में बालक को कोई कृत्रिम या उत्तेजक वातावरण प्रदान किया जाता है और उसके अचेतन मस्तिष्क के व्यवहारों को बाहर निकालकर उसके वास्तविक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इसके लिए बहुत सारी पद्धतियां प्रचलित है और इन पद्धतियों का अध्ययन हम आगामी यूनिट्स में, आगामी प्रकरण में करेंगे। तो मित्रों, आज हमने पढ़ा है मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान की महत्वपूर्ण, आधुनिक, नवीनतम विधियां। और इन विधियों का प्रयोग करके कोई भी शिक्षक, कोई भी मनोवैज्ञानिक और कोई भी प्रयोगकर्ता किसी भी व्यक्ति और बालक के व्यवहार का अध्ययन कर सकता है, उसके व्यवहार को जान सकता है, उसकी समस्याओं का पता लगा सकता है, उसका मापन और मूल्यांकन कर सकता है और इस आधार पर उसको निर्देशन और परामर्श दे सकता है। तो बड़ी महत्वपूर्ण विधि है मित्रों, परीक्षा की दृष्टि से भी और जीवन की दृष्टि से भी। तो आज अपनी कक्षा को यहीं समाप्त करें। आगामी कक्षा में मनोविज्ञान के फिर किसी नए विषय के साथ फिर इसी प्लेटफॉर्म पर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।